कई खेल हमें बड़े होने तक याद आते रहते हैं। हिंदी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र ने बचपन की इस याद को अपनी खास कहानी गुल्ली डंडा में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी गुल्ली डंडा को। इस कहानी को सुनकर याद करिए अपने बचपन के खेलों को, खासकर गुल्ली डंडा को। तो सुनिए गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अभी भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलता देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ खेलकर खेलने लगूं। ना लान की ज़रूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। बिलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यही नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर नहीं फूट जाने का? तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना रहता था, जिसमें अमरीना चोचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। नहाने की सुध है ना खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलाता, वही झल्लाट। गुल्ली कैसी हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदाना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहित न होने पर क्षय में, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। अब मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बैर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं।
हाँ, तुम्हें दिन भर पढ़ाना पड़ेगा। ना खाने जाओ ना पीने जाओ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ। देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना आया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे, मैं दाव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया, तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर पाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वह मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, और फिर मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। लेकिन पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं सारी खुशी के फूले ना समाता था। लड़कों में जिट उड़ रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाहों में कितनी स्पर्धा है। मानो कह रहे थे, तू भागवान हो भाई, जाओ। हम तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल यादें हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन कीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। इस स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वहां दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा का एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटा, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया?
मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही हो। हाँ है तो, ज़रा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैंने दूर से उसे पहचान लिया। उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़ी जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारे एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरे टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोर। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बंधा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वहाँ मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली यादें हैं। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसकी झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट ली। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छे में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने टिक गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यही वह गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ करता रहा। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ी थी और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांग लगा देता। गया यह सारी बेकायदगी देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था,
गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई है लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे घपला कर कर जीत पाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखे दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छोटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्जी क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोलिए सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे दुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरे कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी ही नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू कर दिया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार टांड लगने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठे बैठे तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसको देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचक, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसे प्राप्त कर ली हो। कहीं कल उसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदाने वालों में से एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचारों में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली ज़मीन में लगकर उछली। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे ज़रा भी क्रोध ना आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था।
मेरे मन रख रहा था, वह मुझे पधाकर मेरा कचमूर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, आदाब पा सकता हूँ। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ा नहीं समझता, वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। आज की कहानी में इतना ही। मुंशी प्रेमचंद्र की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे दोबारा आ सकते हैं। धन्यवाद।